वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पीछे वाले वीडियो से आगे का पढ़ते हैं। कल हम लोग क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे पराग कोश विधि। क्या पढ़ रहे थे? पराग कोश विधि, या मैंने लिखा था लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतें, ये पढ़ रहे थे। और ये लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतें या परागकोश भित्ति में जो कितनी परतें हैं, 4 परतें बताए थे मैंने आपको। इसके बारे में पढ़ने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, किसका? टीएस ऑफ एंथर। एक बार फिर देखना। ऐसा करके मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद है तो कल बनाया था। इसमें मैंने बताया था ये तो आपकी 4 क्या लघु बीजाणुधानियां हैं। लघु बीजाणुधानी, ठीक है। और एक लघु बीजाणुधानी की 4 तो मैंने परतें बना के बताई थी आपको। तो अंदर वाली है, इसको बोल देते हैं अपन इसको बता दे से बात। ये है आपकी टेपिटम। फिर टेपिटम से ऊपर बनाई थी मैंने, ये होती है आपकी मध्य स्तर। ये होती है आपकी अंतःस्थिशियम। और सबसे बाहर वाली होती है वो होती है आपकी बाह्य त्वचा। क्या होती है? बाह्य त्वचा, ये बताया था। अब ये 4 जो आपकी परतें हैं, परागकोश भित्ति में 4 परतें होती है। तो सबसे बाहर वाली होती है वो होती है आपकी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जिसके बारे में जिक्र कल अपने कर लिया था, मैंने बताया था कि बाह्य त्वचा परागकोश की सबसे बाह्य भित्ति होती है, ठीक है। और ये और क्या करती है? जो बाह्य त्वचा होती है ये परागकोश को सुरक्षा देने का काम करती है। और बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कम लंबी और अधिक चौड़ी होती है या सुदीर्घित होती है। ये चीज़ मैंने कल बताई थी आपको। दूसरा पॉइंट था आपका जो था अंतःस्थिशियम। और अंतःस्थिशियम जिसको अपन बोल रहे थे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इसके बारे में भी कल मैंने बताया था। क्या बताया था? कि ये अंतःस्थिशियम जो परत होती है ये बाह्य त्वचा के अंदर की ओर होती है। और इसमें जो अंतःस्थिशियम की जो परत है ये एकल स्तरीय, बाह्य त्वचा भी एकल स्तरीय होती है, ये भी क्या होती है? एक स्तरीय होती है, एक स्तरीय परत होती है। और क्या बताया था इसमें मैंने कि जो अंतःस्थिशियम है इसमें क्या होता है कि जब परागकोश प्रस्फुटन की अवस्था में होता है, यानी जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है उसमें अंतःस्थिशियम का विकास ज़्यादा होता है। यानी परागकोश प्रस्फुटन के समय, परागकोश प्रस्फुटन के समय अंतःस्थिशियम का एंडोथीशियम का सर्वाधिक विकास होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो एंडोथीशियम की जो परत होती है ये आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही परत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है इसके
अंतःतीसियम परत की कि जो अंतःतीसियम परत है, इस परत की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की भित्ति के ऊपर क्या पाई जाती है, रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। किसकी बनी हुई है, यानी एल्फा सेल्यूलोज, एल्फा सेल्यूलोज से बनी पट्टियां पाई जाती है। एल्फा सेल्यूलोज से बनी पट्टियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंतःतीसियम की जो कोशिका भित्ति है उसके ऊपर एल्फा सेल्यूलोज से बनी पट्टियां पाई जाती है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि जो अंतःतीसियम परत है, इस अंतःतीसियम परत के अंदर जो पराग कोश है आपका, पराग कोश शुष्क अवस्था में होता है, या ये अपन कहेंगे कि जब शुष्क अवस्था आती है पराग कोश में, तो शुष्क अवस्था के समय, शुष्क परिस्थितियों में या शुष्क स्थिति में जो अंतःतीसियम है, अंतःतीसियम की कोशिकाओं में क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, खिंचाव या तनाव। और खिंचाव और तनाव आने की वजह से ये आपका जो अंतःतीसियम की परत है वो फटती है। अब फटने से पराग कोश का क्या होता है, स्फुटन होता है, यानी पराग कोश फट जाता है। वापस देखना कि जब परागकोश को शुष्क परिस्थितियाँ होती है, तो परागकोश शुष्क परिस्थितियों में अंतःतीसियम की कोशिकाएं हैं, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से परागकोश में क्या होता है, स्फुटन होता है या परागकोश फट जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना आप कि जो अंतःतीसियम है, अंतःतीसियम की आंतरिक भित्तियों पर एल्फा सेल्यूलोज से बनी रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है। इसके बाद में 3 नंबर अपन पढ़ेंगे, वो परत कौन सी थी आपकी, मध्य स्तर, मध्य स्तर, मिडल लेयर, मिडल लेयर। यह भी कल मैंने बताया था, क्या बताया था कि मध्य परत है, इसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है। यानी बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है, अंतःतीसियम एक स्तरीय होती है, लेकिन मध्य स्तर होता है उसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, जो मध्य स्तर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति यानी सेलवाल, सेलवाल क्या होती है, पतली होती है। ध्यान रखना, मध्य स्तर की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। इसके बाद में अगला अगली जो परत आती है हमारी, वो आती है टेपिटम। कौन सी आती है, टेपिटम। तो 4 नंबर परत है वो है आपकी टेपिटम। टेपिटम जिसे बोलते हैं कोशोतक, ये सबसे अंदर वाली परत होती है, ये टेपिटम। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है ये, यानी टेपिटम है वो परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। दूसरी बात, जो टेपिटम स्तर है, टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, टेपिटम स्तर की कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती है, यानी टेपिटम स्तर की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, और साथ ही इन कोशिकाओं के अंदर है केंद्रक है, वो कैसा होता है, बड़ा केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। ध्यान देना कि जो टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती है, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्र क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो टेपिटम होता है आपका, ये टेपिटम में पराग लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी है, यहाँ पराग कण या लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो ये टेपिटम की कोशिकाएं हैं, इन लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका कार्य हो जाएगा टेपिटम का। तो क्या कहोगे, टेपिटम क्या करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करती है।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी टेपिटम के बारे में जानकारी। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इस टेपिटम को इसकी संरचना या इसकी प्रकृति या इसके स्वभाव के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, देखो। देखना, टेपिटम को किसके आधार पर, टेपिटम को संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर टेपिटम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर एक है, उसे बोल देते हैं एमीबिए टेपिटम, या इसी का नाम है प्लाज्मोडियल टेपिटम, प्लाज्मोडियल टेपिटम। दूसरे प्रकार की है, उसे बोलते हैं स्रावी टेपिटम, या बोल देते हैं इसे ग्रंथिल टेपिटम। यानी संरचना या स्वभाव के आधार पर टेपिटम को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है अमीबिया टेपिटम, एक होती है स्रावी टेपिटम। ये जो अमीबिया टेपिटम होती है, अमीबिया टेपिटम में क्या होता है, इस प्रकार की टेपिटम में इनकी कोशिकाएं अमीबा की तरह गति करके पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। यानी अमीबिया टेपिटम में क्या होता है, अमीबिया टेपिटम है उसकी कोशिकाएं अमीबा की तरह गति करती है, अब पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। लेकिन स्रावी जो टेपिटम है, स्रावी टेपिटम में क्या होता है, इस स्रावी टेपिटम की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वो अपने स्थान पर क्या रहती है, स्थिर रह के स्राव छोड़ती है। उस स्राव से क्या होता है, ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये टेपिटम के दो भाग हो गए, अमीबिये और स्रावी टेपिटम। इसके अलावा और क्या होता है, जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है, इस टेपिटम की कोशिकाओं में क्या होता है, टेपिटम स्तर के अंदर अपन ये कह सकते हैं वसा से बनी हुई, वसायुक्त, टेपिटम में वसायुक्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। यानी वसायुक्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है कहाँ पे, टेपिटम में। इन वसायुक्त गोलाकार जो संरचनाएं होती है, इनको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोयूबिस्काई, प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। ध्यान रहे, टेपिटम के अंदर या टेपिटम स्तर में वसा से बनी हुई गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, उसे बोलते हैं प्रोयूबिस्काई। अब ये जो प्रोयूबिस्काई कहाँ है, यहाँ इस टेपिटम में होता है, गोलाकार संरचना होती है वसा बनी हुई। ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं, ये क्या करती है, ये यहाँ बीजाणु जन कोशिकाओं के अंदर चली जाती है, यहाँ अंदर की ओर। और प्रोयूबिस्काई है, ये प्रोयूबिस्काई जब अंदर की ओर जाएगा टेपिटम के अंदर, तो इस प्रोयूबिस्काई के ऊपर इस पर एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। ध्यान रहे, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का क्या होता है, ऊपर जमा हो जाता है। जैसे प्रोयूबिस्काई या आप वसायुक्त गोलाकार संरचनाओं पर स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है, तो अब ये प्रोयूबिस्काई न बोल के इसकी संरचना का नाम क्या हो जाता है, यूबिस्काई। यूबिस्काई, इस संरचना का नाम क्या है, यूबिस्काई। यानी यूबिस्काई है, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण हो जाने के बाद में प्रोयूबिस्काई पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण या जमा हो जाने के कारण इस नाम को यूबिस्काई कहते हैं। ये यूबिस्काई है, यह क्या करती है, यूबिस्काई पराग जो कण होते हैं, पराग कण के बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होती है। बाह्य
चोल के निर्माण में सहायक होती है कौन? यूबिस्काई। तो ये तो वहाँ आपका क्या है? टेपिटम और टेपिटम से संबंधित उसके भाग। इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें कि मान लो कोई टेपिटम है और उस टेपिटम में उसके ये जो पराग कण है यहाँ पे लघु बीजाणु दानी में, ये लघु बीजाणु जो पराग कण है या लघु बीजाणु हैं, उन लघु बीजाणु को पोषण देने का काम कौन करेगी? टेपिटम करेगी। ठीक है। अब इसके बाद में अगला अपन जो देखेंगे वो है, यानी ये था आपका टीएस ऑफ एंथर। अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे इधर, उस डायग्राम में लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतें दिखाएंगे उस डायग्राम में। तो वो कैसे बनेगा वो भी देख लो आप। लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतों को शो करता हुआ डायग्राम। देखो लघु बीजाणु दानी की परतें होती है, सबसे बाहर वाली परत होती है बाह्य त्वचा। तो देखो इसको ऐसे बनाएंगे अपन। सबसे बाहर वाली परत होती है इसको अपन बोलेंगे बाह्य त्वचा या बोल देंगे एपिडर्मिस। ठीक है। अब एपिडर्मिस के अंदर कौन सी होती है? उसको बोलते हैं अपन एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम में ये भी एक स्त्री होती है, वो भी एक स्त्री होती है, तो वो भी बना लो। ये जो दूसरी परत है ये है आपकी अंतःस्थिशियम, जिसे बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है। इसके अंदर आएगी मध्य परत। उसकी 3 परतें होती है, लेकिन मैं एक ही परत बना देता हूँ। यहाँ 3 परतें होती है, 1 से 3 परतें बनती है उसकी, या 1 से 3 परतें बना लेते हैं। ये एक परत, दूसरी परत, ये इसकी तीसरी। ये परतें आपकी मध्य स्तर, जिसे बोलते हैं अपन मिडल लेयर। और इसके अंदर चलेंगे तो वो आएगी टेपिटम। टेपिटम की सेल आ जाएगी। एक स्तरीय परत होती है टेपिटम भी। टेपिटम की एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसके अंदर, टेपिटम के अंदर शुरू में जो कोशिकाएं होती हैं जब एक केंद्र की होती है, लेकिन बाद में ये कोशिकाएं बहु केंद्र की हो जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है इनकी, किसकी? टेपिटम सेल की। ये अंदर वाली है आपकी टेपिटम स्तर। ठीक है ना। इस प्रकार ये जो डायग्राम बना आपका, ये क्या है? लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतों को शो करता हुआ डायग्राम। लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतें। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये आपका जो लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतें थी, ये हमारा जो पार्ट था वो समाप्त होता है। अगला पार्ट था वो आएगा हमारा, अगर आपको याद है तो वो है बीजाणुधानी ऊतक, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं बीजाणुधानी कोशिकाएं, वो आगे वाली वीडियो में अपन देखेंगे। धन्यवाद।